बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम मेडिसिन के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमारे ब्लड डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें अनीमिया, उसकी फर्दर टाइप, स्प्लीनोमेगैली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ना है स्प्लीनोमेगैली। नाम से पता चल रहा है कि आपकी स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगी तो वो आपकी स्प्लीनोमेगैली में आ जाएगी। अब स्प्लीन जो है उसके बहुत से मेन फंक्शन हैं। ठीक है, अब अगर उसका साइज़ जो है वो इनलार्ज हो गया है तो इसका मतलब है कि उसका फंक्शनिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। अब ना हमारे पास इनलार्जमेंट जो है ना वो दो तरीक़ों से होती है। ठीक है, एक होती है साइज़ का इनलार्ज हो जाना, एक होता है फंक्शन का जो है वो ज़्यादा हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग इजी वे में आपको मैं बताना चाहूँ तो ये होती है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। जो हाइपरट्रॉफी होती है ना उसके अंदर आपका दोनों में हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों में साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन हाइपरट्रॉफी में जो है ना वो आपका नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सेम रहते हैं, उनका इंडिविजुअली साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास सेल है, ठीक है, वो 4 फर्दर सेल से मिलकर बना है। तो हाइपरट्रॉफी के केस में क्या होगा कि वो सेल 4 ही रहेंगे लेकिन इंडिविजुअल जो सेल का साइज़ है ना वो बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि आपके 4 सेल्स हैं वो डिवाइड हो के ज़्यादा सेल्स बना लेते हैं, तो दैट इज़ हाइपरप्लेजिया। दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपके सामने, साइज़ दोनों में इंक्रीज़ होता है लेकिन हाइपरट्रॉफी में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये एक सेल जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो 4 सेल्स जो हैं वो उसी फंक्शन को करेंगे लेकिन ज़्यादा करेंगे क्योंकि अब इनका साइज़ बड़ा हो गया। यहाँ पे 4 सेल्स से यहाँ पे साइज़ बड़ा होने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है जो लेबर की डिवीजन है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे पास एक्स्ट्रा काम जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वाले सेल्स आपके फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ैट की मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी कंडीशन है ये आपकी हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी में, जिसके अंदर आपका सेल फंक्शनिंग जो है वो इन्हेंस हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं स्प्लीनोमेगैली की। आज हम लोगों ने ब्लड डिसऑर्डर्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली जो है दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। अब हमारे पास स्प्लीन जो है उसकी इनलार्जमेंट होने से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन है, कोई फैट रिलेटेड आपका कोई फूड है, कुछ भी है, उसने डिकम्पोज या ब्रेकडाउन जो है वो आपके स्प्लीन में जाके होना होता है। ठीक है, इसी तरह आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन तो सही वर्ड नहीं होगा, ब्रेकडाउन ठीक है सही वर्ड होगा, क्योंकि आपको पता है हर सेल का एक लाइफ साइकिल होता है जिसके उस लाइफ साइकिल के बाद उसने जो है वो डेथ की तरफ जाना होता है, सो दैट न्यू सेल्स जो हैं वो उनकी जगह को रिप्लेस कर सकें। तो स्प्लीनोमेगैली में क्या होता है कि आपका जो ब्लड के रेड ब्लड सेल्स की जो ब्रेकडाउन है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉजेज़ में बात कर लें तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे पास स्प्लीनोमेगैली जो है वो हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पास कंजेशन आ जाती है, उसके बाद इन्फेक्शन आ जाती है। अब इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास 4 तरह की होती है। ठीक है, एक हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है और फंगल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जाए जो कि आपके स्प्लीन को जो है वो क्या कहते हैं इफ़ेक्ट करे, तो उस वजह से आपको स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, कोई हीमेटोलॉजिकल आपका डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया,
उस वजह से भी आपको स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। तो हम लोग जो है उनको बारी बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्लीनोमेगैली जो है अब ब्रेक डाउन हो गया, तो अब वो जो हमारे पास डेड बॉडीज ऑफ द सेल हैं वो कहाँ पे जाएंगे, उनका रिमूवल भी तो हम लोगों ने करवाना है ना। तो वो रिमूवल जो है वो भी हमारे पास जो है वो स्प्लीन ही करवाता है। तो स्प्लीनोमेगैली में वो क्या होता है कि वो फंक्शन जो है वो इन्हेंस हो जाता है कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट या डेड बॉडीज ऑफ द सेल्स वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। कॉजेज में हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हमारे पास है कंजेस्शन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मैंने आपको बताया है 4 तरह की है, एक्यूट, क्रॉनिक, पैरासिटिक एंड फंगल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। आगे हम कॉजेज़ की देख लेते हैं, उसमें हमारे पास हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूप्लास्टिक, यानी कि नियो का वर्ड कहीं पे भी यूज़ होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू कैंसर, स्टोरेज एंड मिसलिनियस डिजीजेस, ओके। इन्फ्लेमेशन के बाद हमारे पास है हेमाटोलॉजिकल, यानी कोई भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके बाद हमारे पास है कोई न्यूप्लास्टिक कॉज भी हो सकती है, स्टोरेज डिजीज़ हो सकती है, मिसलेनियस। जैसे कि ट्यूमर वगैरह, ठीक है। तो ये सारी जो है वो हमारे पास स्प्लीनोमेगैली की जो है वो कॉजेज़ आ जाती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पास स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्प्लीनोमेगैली अगर हो गई है तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ होती हैं उनको हम प्रिवेंटिव केयर में डालते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो है वो तब तक आप कर सकते हैं, या प्रिवेंटिव केयर आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो चीज़ हो नहीं जाती। जब वो चीज़ हो जाती है तो फिर आप उसकी प्रिवेंशन नहीं कर सकते, फिर आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और स्प्लीनोमेगैली का जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपका जो है वो ट्रीटमेंट ये है कि आप स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, ठीक है, यानी स्प्लीन को कट कर देते हैं। जो एक्सेसिव आपकी स्प्लीन हो रही होती है उसको आप कट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्लीनेक्टमी जो है वो इसका वाहिद ट्रीटमेंट है। अब वो उसकी क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं कि कौन कौन सी केसेस हो जाएं तो उसके अंदर हमें स्प्लीनेक्टमी कर देनी चाहिए, ठीक है। वो हम लोग जब हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है वो इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स, अब इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लोकल इफ़ेक्ट आते हैं और दूसरा हमारे पास हाइपर स्प्लीनिज्म आ जाता है। एक इफ़ेक्ट होता है, वो क्या होता है, हम लोग जब उसको मैं आपके उसको लिखूंगी यहाँ पे तो मैं बताऊंगी वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोकल इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। लोकल इफ़ेक्ट में क्या होता है हमारे पास, क्योंकि एब्डोमिनल जो है उसकी डिस्टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने की वजह क्या होती है कि आपकी बैक पेन साथ में आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्योंकि स्प्लीन जो है वो हमारी गट का एक पार्ट है, तो अगर स्प्लीन जो है उसके अंदर कोई मसला आएगा तो आपका पूरा एब्डोमिनल रीजन जो है ना वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप डॉक्टर नहीं हैं, तो वो पेशेंट जो है जब आपके पास आएगा तो पेशेंट तो डॉक्टर, अच्छा, लोकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लोकल इफ़ेक्ट्स में आपके पास जो है एब्डोमिनल जो है वो डिस्टेंशन होने के साथ साथ एब्डोमिनल
पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्प्लीन जो है वो आपकी गट का पार्ट है। तो वो स्प्लीन जब इफेक्ट होगा तो वो आपकी पूरी गट के अंदर जो है वो सिम्टम्स आना स्टार्ट करेगा। पेशेंट जो है वो आपके पास इसी तरह आएगा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है। अब पेट में दर्द होने की ये वजह नहीं है कि उसके वाकई स्टमक एक हो रही है, उसके कोई और रीज़न भी हो सकती है। वो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब कराएंगे तो उसके अंदर आप फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा इसको क्या मसला हो रहा है, ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ साथ बैक पेन भी होती है इसके अंदर, और एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी हो जाती है। ब्लोटिंग इज़ पफीनेस, ठीक है। और वो क्यों होती है? क्योंकि स्टमक जो है उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा होता है, और स्टमक कंप्रेशन जो है वो हमारे पास क्यों होता है कि स्टमक के बिल्कुल साथ ही स्प्लीन होती है, तो स्प्लीन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से स्टमक जो है वो पुश हो रहा होता है एक साइड की तरफ, तो वो स्टमक कंप्रेशन होने की वजह से आपको एब्डोमिनल ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके लोकल कुछ इफेक्ट्स आ रहे होते हैं जो कि उसी एरिया के अराउंड हो रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो हाइपर स्प्लीनिज्म है, वो एक फर्दर कंडीशन है। अभी मैं आपको इफेक्ट्स के अंदर जो मैंने आपकी चीज़ बताई है वो हमारे पास है लोकल इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है विद बैक पेन। इसके अलावा जो कि लीड करता है, और आपको क्या होता है इसके अंदर एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग जो है वो आपकी क्यों होती है? ड्यू टू compression on stomach, due to massive and moderate spleen। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपको लोकल सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रेशर जो है वो ब्लैडर के ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके जैसे कॉलन जो है उसके सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारे हो गए लोकल इफेक्ट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हाइपर स्प्लीनिज्म की, तो इसके अंदर क्या होता है? स्प्लीन का साइज, हाइपर मीन्स बड़ा हो गया है साइज, ठीक है, और स्प्लीन का मतलब है स्प्लीन का साइज। तो हाइपर स्प्लीनिज्म जो है वो हमारे पास इंक्रीज रिमूवल ऑफ द ब्लड सेल्स, आपके जो ब्लड सेल्स है उनका रिमूवल जो है उसको इंक्रीज कर देगी, और क्या करेगी कि ये हमारे पास सिंड्रोम बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास साइटोपिनिया भी हो सकता है। साइटोपिनिया के अंदर हमारे पास ल्यूकोपिनिया भी हो सकता है। एरिथ्रोपोइसिस का जो हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा डिटेक्टेबल स्प्लीन का क्या मतलब है कि आप विदाउट एनी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड देख के बता सकते हैं कि स्प्लीन जो है उसका साइज़ जो है वो इनलार्ज हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल विजुअल अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपर सेलुलर बोन मैरो हो सकता है, और क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी हो सकती है अगर आप स्प्लीन जो है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो हाइपर स्प्लीनिज्म जो है वो डिफाइंड एज hypersplenism is defined as increase removal of blood cells. This syndrome is a combination of
सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास है डिटेक्टेबल स्प्लीन। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या आ रही है कंडीशन, 1 और मोर साइटोपेनिया। तीसरी हमारे पास है नॉर्मल और हाइपर सेलुलर बोन मैरो। बोन मैरो, और इसको जो है वो हम लोग ट्रीट कैसे करें, नॉर्मलाइजेशन जो है वो आफ्टर स्प्लीनेक्टमी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कुछ कंडीशन आ जाती हैं। अच्छा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉजेज़ पढ़े थे ना, तो कॉजेज़ के अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। ठीक है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली में क्या होता है कि आपका जो लीवर है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, और जिसकी वजह से वो आपके इर्द गिर्द के ऑर्गन्स को जो है वो पुश करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हमारे पास एक और कंडीशन होती है, अनीमिया की वजह से भी कभी कभी हमारे पास स्प्लीनोमेगैली आ सकती है, ये भी इसके कॉजेज़ के अंदर आती है बात। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास स्प्लीनेक्टमी करने की। ठीक है, आप ऐसे तो ही कोई ऑर्गन जो है उसे रिमूव नहीं कर सकते ना, हमारे पास इंडिकेशंस होनी चाहिए कि स्प्लीनेक्टमी की ज़रूरत है तो हम लोग उस ऑर्गन को रिमूव करें, अनलेस और अनटिल उसको हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू डाइट, थ्रू मेडिकेशंस। ठीक है, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो जाए अगर, तब हमारे पास ये इंडिकेशन आ जाती है कि हम लोग स्प्लीन को रिमूव कर दें। ठीक है, बहुत सी फर्दर रीज़न है, यहाँ पे मैं 4 से 5 लिखूँगी। आगे हमारे पास आ जाती है फेल्टीज सिंड्रोम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाउचर्स डिजीज़। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है हेरिडिटरी डिजीज़ हैं बहुत सी ऐसी, और थैलीसीमिया। डिजीज़, थैलेसीमिया एंड एक्सेट्रा, ये सारी इंडिकेशंस होती हैं जिनके अंदर हम लोगों को स्प्लीनेक्टमी करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइज इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर्स मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जिनको हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते, तो इनके अंदर फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती, इनकी सारी की सारी मेडिकल इंटरवेंशन होती हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग एनीमिया स्टार्ट करेंगे, उसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।